अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर द डाइंग सन डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए पहले 3 पैराग्राफ के अंदर। तो डाइंग सन के पहले 4 पैराग्राफ में सर जेम्स जीन बिल्कुल ही सही तरीके से हमें क्लियर करता है यूनिवर्स का व्यू का कि कैसे हमारी ज़िंदगी जो अब है पहले कैसी थी, या हमारी ज़मीन जो अब है वो पहले कैसी थी, अगर ज़मीन नहीं थी तो क्या किस कैसा थी। तो सर जेम्स जीन ने क्लियरली पहले 3 पैराग्राफ में इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो अपने इस मजमून में सर जेम्स जीन का पहला पॉइंट था जो हमने कल डिस्कस किया, साइज़ ऑफ स्टार, के स्टार का साइज़ कितना है। तो वो हमने डिस्कस किया कि हमारी जितनी ज़मीन है ना, हमारी जितनी ज़मीन का हजम उससे कई लाखों गुना एक स्टार का साइज़ है, कि लाखों ज़मीनें बल्कि करोड़ों ज़मीनें एक स्टार के अंदर समा सकती हैं, फिर भी जगह खाली रह जाए, इतने बड़े बड़े सितारे होते हैं। तो मतलब कि साइज़ ऑफ स्टार को अब सोचना, इमेजिन करना नामुमकिन है। पहले पॉइंट में उसने ये डिस्कस किया। दूसरे पॉइंट में उसने कहा नंबर ऑफ़ स्टार। चलो भाई, एक सितारा ज़मीन से लाखों गुना बड़ा होता है, तो सितारे हैं कितने। तो उसने कहा कि जैसे इम्पॉसिबल है साइज़ ऑफ स्टार को तस्वर करना, सेम इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टार को भी इमेजिन करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। कि जैसे पूरे साहिल समुंदर, इतने भी दुनिया के साहिल समुंदर हैं, उनकी रेत को काउंट किया जाए तो सितारों को काउंट किया जाए तो एक जैसा होगा। मतलब कि ना हम रेत काउंट कर सकते हैं, मतलब कि मुट्ठी भर रेत भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो साहिल समुंदर दुनिया के जितने भी हैं उनकी कैसे काउंट कर सकते हैं। तो हम रेत काउंट नहीं कर सकते, मतलब हम सितारे काउंट नहीं कर सकते। तो साइज़ ऑफ स्टार इम्पॉसिबल इमेजिन करना, नंबर ऑफ़ स्टार इम्पॉसिबल लातादाद अनगिनत। तीसरा पॉइंट उसका था क्रिएशन ऑफ अर्थ, तीसरा था डिस्टेंस ऑफ, और चौथा था क्रिएशन ऑफ अर्थ। डिस्टेंट कितना है, डिस्टेंट भी लामहदूद है, कि एक सितारा दूसरे सितारे से 10 लाख मील से भी ज़्यादा दूर सफ़र कर रहा होता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपस में करीब आएँ या टकराएँ। जैसे एक जहाज़ समुंदर में बिल्कुल अकेला सफ़र कर रहा होता है। तो लामहदूद मतलब जहाँ पे भी आपकी नज़र जाए कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो सितारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही दूर अपने मदारों में हरकत कर रहे होते हैं, तो डिस्टेंस भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इनको इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं। क्रिएशन ऑफ अर्थ में उसने अपने पिछले जो पॉइंट था डिस्टेंस जो सितारों के दरमियान है, उससे थोड़ा सा कंट्राडिक्टिव व्यू पे आता है कि जो क्रिएशन ऑफ अर्थ है वो इस तरह हुई कि एक सितारा, एक गैर मामूली वाक़या हुआ 2 अरब साल पहले, कि एक सितारा अपने डिस्टेंस को करीब करते करते सूरज के करीब आ गया, घूमते घूमते सूरज के करीब आ गया, और उस पर उसने वेव प्रोड्यूस की। जैसे चाँद और सूरज ज़मीन के ऊपर मद्दोजज़र पैदा करते हैं, इसी तरह उस सितारे ने सूरज के ऊपर इस तरह की वेव क्रिएट की और एक पहाड़ बनाया, और एकदम से वो पहाड़ टूटा। उसके बाद वो सारे सितारे इधर गिर्द घूमने लग गए, और उस सितारे के हिस्से से और अपने इर्द गिर्द दूसरे से फेंक दिए, और उन्हीं एक हिस्से में से एक हमारी ज़मीन भी है। तो क्रिएशन ऑफ अर्थ इस तरह हुई जिससे मतलब कि टाइडल वेव पुल हुई और वो सारी घूमने लग गई, और उन घूमने वाले हिस्सों में से एक ज़मीन भी है। तो ये 4 पॉइंट। उसके बाद आज हम अगला पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। उसके आगे ये सिनॉप्सिस है, अगले मतलब 3 पॉइंट, 5वां, 6ठा और 7वां। बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, और लाइफ इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। ये 3 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट पैराग्राफ की तरफ आते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। The sun and other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. इसमें सर जेम्स जीन कहते हैं सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान पर देखते हैं सब इंतहाई गर्म हैं, इतने ज़्यादा गर्म कि इन पर ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती। far too hot life to exist on earth, कितने ज़्यादा गर्म है कि इन पर ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती। So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off, और इन पे ज़िंदगी वजूद में आना है मुश्किल ही है, क्योंकि बिलाशुबा ये सूरज के वही टुकड़े हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसलिए ये गर्म है। तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये क्यों गर्म है, क्योंकि ये सूरज का हिस्सा ही थे जो बाद में टूट के अलहदा हुए। Gradually they become cooler until now they have very little heat of their own left. They are warm, coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. फिर वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो ठंडे होते गए,
यहाँ तक कि अब इनके पास इनकी अपनी हरारत बहुत कम रह गई और इनकी तपिश तकरीबन मुकम्मल तौर पर उन शौं से आती है जो कि सूरज इन पे फेंकता है। मतलब कि अपनी रेडिएशन इन्होंने ख़त्म कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ साथ ठंडे होते गए। और अब कहता है कि सन पोर डाउन ऑन देम, कब वही तपिश रहेगी जो सूरज इनके ऊपर उढ़ेलता है, हम कह सकते हैं। पोज का मतलब उढ़ेलना होता है, ढालना होता है। कब वही तपिश इनकी रहेगी जो सूरज इनको प्रोवाइड कर रहा है। तो इन द कोर्स ऑफ द टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीस गेव बर्थ टू लाइफ। कहता है काफ़ी अरसे बाद इन सर्द पड़ते हुए टुकड़ों में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया। वी डू नॉट नो हाउ व्हेन एंड वाई दिस हैपन। हम वही वसूख से नहीं कह सकते कि ये कैसे आई, कब हुई, क्यों कर हुई, लेकिन इन्हीं में से एक टुकड़े ने जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो गया और अपनी तपिश कम कर दी, उसने ज़िंदगी को वजूद में दिया। ये सर जेम्स जीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, लेकिन हमने यहाँ पे सर जेम्स जीन्स के मुताबिक रहना है। सर जेम्स कहते हैं मुझे नहीं पता ये ज़िंदगी कैसे आई, कब आई, क्यों कर आई, मकसद क्या था आने का इंसान का, लेकिन इसी तरह मुझे लगता है कि ज़िंदगी की शुरुआत हुई। फिर वो कहता है इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म whose living power consists chiefly in their being able to reproduce themselves before dying। ज़िंदगी का आगाज़ कहता है कि एक सादा सा नमियाती इज्जाम से हुआ, सादा से ऑर्गेनिज़म से हुआ। और फिर वो कहता है कि ऑर्गेनिज़म का काम क्या था, इसने जिनके ज़िंदा रहने की काबिलियत इतनी थी कि वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज़म बनाता और मर जाता। बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज़म से स्टार्टिंग हुई ज़िंदगी की। फिर वो कहता है कि इसी तरह जब वो मरने से पहले बट फ्राम दीज हम्बल बिगनिंग केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस बीइंग हुज आर लार्जली सेंटर इन देयर फीलिंग्स, ambition, their sense of beauty, the religion in which lie their highest hopes and noble desires। कहता है यहाँ पे सर जेम्स जीन्स कि सिंपल ऑर्गेनिज़म से ज़िंदगी शुरू हुई, अपने जैसे ऑर्गेनिज़म बनाता मर जाता, ऐसी ज़िंदगी सिंपल से कम्प्लेक्स होती गई। कैसी कम्प्लेक्स होती गई? इस तरह ज़िंदगी कम्प्लेक्स होती गई और वो ऑर्गेनिज़म इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया और वो इंसान की ज़िंदगी का महवर जो बन गया वो एहसासात बन गया, ख्वाहिशात बन गया, सेंस ऑफ ब्यूटी, ज़ौक़ जमाल बन गया, रिलीजन और मज़हब बन गया और उनकी बुलंद तरीन उम्मीदें, आला तरीन ख्वाहिशात इसी 4-5 चीज़ों के अंदर पाई जाती हैं, ब्यूटी में, एम्बिशन में, रिलीजन में। कहने का मकसद है कि ये ज़िंदगी का आगाज़ सिंपल ऑर्गेनिज़म से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा हो गया और पेचीदा से इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया और इंसान के अंदर भी फिर पेचीदगी आ गई और एहसासात आ गए और ख्वाहिशात आ गई और मज़हब आ गया और ये ही उनकी उम्मीदें और महवर बन गया। तो ये अच्छा स्टूडेंट, हमने इस पैराग्राफ में सिंपल सी चीज़ें पढ़ी। पहले उसने कहता है कि सूरज और इसके जो इर्द गिर्द सितारे हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म होने भी चाहिए क्योंकि सूरज का हिस्सा है, उन पर ज़िंदगी नामुमकिन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सितारा ठंडा हुआ, अपनी हीट को कम किया और वो उसके ऊपर वही हीट रह गई जो सूरज इस पर फेंकता रहा। फिर वो कहता है बिगनिंग, इस पैराग्राफ का मेन थीम है बिगनिंग ऑफ लाइफ, जिसमें वो कहता है सिंपल ऑर्गेनिज्म हमने लाइफ स्टार्ट। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म से हमने ये पढ़ा है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टार्ट हुई, ठीक है। और वो उस मादे का काम क्या था, उस जिंदा मतलब कि इंसान को क्या काम था कि वो मरने से पहले अपने जैसा एक और मादा पैदा कर जाता। ऐसे सिंपल से चेन ऑफ लाइफ बनती गई, कम्प्लेक्स होती गई लाइफ। मतलब कि रेंगने वाले जानवर पैदा हुए, पानी में वाले जिंदा रहने वाले जानवर पैदा हुए, हवा में उड़ने वाले जानवर पैदा हुए। इस तरह ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता गया, जानवरों की तादाद बढ़ती गई, मादे के जिंदा जिस्म की तादाद बढ़ती गई और वो पेचीदा होते होते, सिंपल से कम्प्लेक्स होते होते ह्यूमन बीइंग की शक्ल इख्तियार कर गया। और ह्यूमन बीइंग में जो खसूसियात पाई जाती हैं दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ, वो कहता है एम्बिशन, फीलिंग्स, सेंस ऑफ ब्यूटी और रिलीजन। ये 4 से 5 खसूसियात जो इंसानों में पाई जाती हैं वो दूसरे जानवरों से मतलब कि इनको फ़र्क में डालती हैं, फ़र्क करती हैं। इनमें इनके अंदर एहसास होता है, इनके अंदर रिलीजन होता है, इनकी उम्मीदें होती हैं, इनकी ख्वाहिश होती है, ठीक है। तो वो मतलब कि कहता है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म था कम्प्लेक्स हो कि ह्यूमन बीइंग आया और ह्यूमन बीइंग का सेंटर ये चीज़ें बनी। तो इस पैराग्राफ की थीम ये है। अच्छा स्टूडेंट, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं।
ऑल दो वी कांट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, कि हम वसूख के साथ नहीं कह सकते, लेकिन इट सीम्स मोस्ट लाइकली डैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच अ वे एज दिस। वो कहता है लेकिन हम वसूख से नहीं कह सकते ज़िंदगी इस तरह आई, लेकिन ये है कि करीब तरीन हमारा कंसेप्ट यही है कि ज़िंदगी इसी तरह ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई और फिर वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता गया। फिर वो कहता है स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, जैसे हमने कहा कि हम एक रेत का टुकड़ा हैं पूरे, मतलब कि एक रेत का ज़रा है पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में। तो अगर इस रेत के ज़रे पे खड़े होके वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, अगर हम रेत के ज़रे पे खड़े होकर देखें कि इस कायनात का क्या मकसद है, ये इतनी बड़ी कायनात है जिसका हम एक रेत का ज़रा है, तो ये इसका मकसद क्या है, ये क्यों बनी, तो आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर। तो हम एक हमारे अंदर क्या चीज़ आती है, डर आता है, डर जाते हैं कि यार हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। फिर वो कहता है वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स एमिस डिस्टेंस विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। कहते पहला पॉइंट कि हम इसको खौफजदा इसलिए समझते हैं क्योंकि इसका फासला इतना ज़्यादा है, इतने दूर दूर हमसे सितारे हैं कि हम डर जाते हैं कि हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है और हमारे इर्द गिर्द कोई चीज़ है ही भी नहीं। फिर वो कहता है फ्राइटनिंग दूसरी वजह से इसलिए है because of the stretches of time so great that we can't imagine them, making the whole of human history so very small in comparison। कि अगर हम कायनात की हिस्ट्री को पढ़ें तो वो कई अरबों साल से है, और ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ें तो वो कोई चंद हज़ारों सालों से शुरू हो रही है। तो हम समझते हैं कि अगर कायनात की हिस्ट्री को हज़ारों सालों में रखें तो ह्यूमन की हिस्ट्री सेकंड में आती है। तो इस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम को जब हम देखते हैं यूनिवर्स को, तो हम खौफजदा हो जाते हैं कि हमारी कोई इसमें अहमियत नहीं है। फिर फ्राइटनिंग क्यों है, खौफजदा क्यों है यूनिवर्स, इसलिए बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, because of our littleness of our home in space and millionth part of a grain of sand over all the sea sand in the world। वो कहता है कि हम बिल्कुल लोनलीनेस हैं, बिल्कुल लिटल है हम, कि हम छोटे से एक रेत के ज़रे के भी हज़ारवें हिस्से के बराबर हैं। अगर यूनिवर्स को देखें तो इस चीज़ को जब हम सामने रखते हैं कायनात को, पर्पस को देखते हुए, तो हम डर जाते हैं, फ्राइटनिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्राइटनिंग के 2 से 3 पार्ट्स ने बताया कि क्यों खौफजदा है यूनिवर्स अगर हम उसको जज करें। फिर वो कहता है बट अबव ऑल एल्स वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कांट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ आवर एग्जिस्ट एनीवेयर इन द एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। तो चौथा पॉइंट जो फ्राइटनिंग उसने बताया है, इस पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं कि खौफजदा कैसे है कायनात। तो चौथा पॉइंट उसने बताया कि सबसे ज़्यादा खौफजदा इसलिए है कायनात कि अगर हम दूसरे कहीं यूनिवर्स में देखते हैं तो ज़िंदगी की कोई अलामत हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ इसी टुकड़े पे नज़र आती है। तो इसलिए भी हम डर जाते हैं कि ज़िंदगी तो और कहीं है भी नहीं। ठीक है, 99.999 हिस्से पे तो ज़िंदगी भी नहीं है, तो हम डर जाते हैं इस चीज़ को देख के कि अलामत है ही नहीं कहीं पे, सिर्फ यहीं पे ज़िंदगी है। तो ये कायनात बहुत ज़्यादा खौफजदा है इंसान के लिए। तो इस पैराग्राफ में सर जेम्स कहता है कि अगर हम रेत के टुकड़े पे खड़े होकर, मतलब कि इस ज़मीन पे खड़े होकर अगर कायनात का मुआवजा करें तो कायनात के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं हैं। अगर कंपैरिजन करें अपना कायनात के मुकाबले में तो हम डर जाते हैं, फ्राइटनिंग आ जाती है, खौफजदा करने वाली चीज़ आ जाती है। वो क्यों कि एमएस डिस्टेंस की बहुत ज़्यादा फासला है, एक सितारे का दूसरे सितारे से बहुत ज़्यादा फासला है। इस चीज़ को देख के हमारे अंदर एक फियर पैदा होता है। दूसरा वो कहता है लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, के कायनात की वसअतों को देख के हम डर जाते हैं कि कायनात की अगर हिस्ट्री देखें, यूनिवर्स की हिस्ट्री देखें तो वो अरबों सालों पर मुहित है और हमारी हिस्ट्री चंद हज़ारों सालों पर मुहित है। तो उसके मुकाबले में इंसान की जो हिस्ट्री है बहुत कम है। तो टाइम की वसअत देख के हम डर जाते हैं। फिर वो कहता है लिटलनेस ऑफ आवर होम, हम रेत के भी हज़ारवां हिस्सा हैं, मतलब कि कायनात का कोई खरबवां हिस्सा हम हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं है हम। तो इस लिटलनेस को, अपनी इस हसीयत को देख के हम डर जाते हैं जब यूनिवर्स के मुकाबले में या यूनिवर्स का पर्पस जानने की कोशिश करते हैं। तो और ज़िंदगी का कोई साइन हमें किसी और जगह नहीं मिलता। तो ये फ्राइटनिंग जो थी, यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, ये थीम था इस पैराग्राफ का। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। Indeed, for the most part, empty space is so cold that all light it would be frozen। कि इस ज़मीन यूनिवर्स में ज़्यादातर इतने जो सितारे हैं वो इतने ठंडे हैं कि ज़िंदगी वहाँ पे जम जाए, मतलब कि सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं।
और मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज़ सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। और जो सूरज के करीब हैं सितारे वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पे ज़िंदगी जल जाएगी। मतलब कि कुछ सितारे जो सूरज के करीब हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, वहाँ पे लाइफ इम्पॉसिबल। जो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं वहाँ पे लाइफ इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे लोग जम जाएं। तो कैलकुलेशन क्या बताती है, तो वो कहता है, पहले वो कहता है लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस आवर प्लानेटरी सिस्टम। तो वो कहता है कि जिंदगी यूनिवर्स के प्लान को देखें ना, यूनिवर्स को सामने रख के देखें तो ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। कैलकुलेशन शो डैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम इन द स्पेस, कि अदाद शुमार हमें ये बताता है कि खिला में कोई थोड़े बहुत सिस्टम हैं। येट सो फार एज वी कैन सी लाइफ ऑफ काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली और आवर प्लानट लाइक द अर्थ, कि कुछ चंद बहुत थोड़े सिस्टम हैं पूरी यूनिवर्स में जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता कूल हुए और उनमें सूरज की शुआएँ आ रही हैं, अपनी उनकी हीट नहीं है, तो वो उनमें से एक टुकड़ा हमारी ज़मीन भी है। इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। तो वो कहता है ज़मीन जो एक चीज़ डिमांड करती है ना ज़िंदगी, वो है सूटेबल फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन सूटेबल हों। सबसे मेन चीज़ टेम्परेचर मैटर करता है, टेम्परेचर जितना हो जो एक लिक्विड को माय हालत में रख सके, ठीक है। तो ज़मीन ही वो एक छोटा सा रेत का एक ज़रा है यूनिवर्स के मुकाबले में जहाँ पे लाइफ मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे सूटेबल फिजिकल कंडीशन पाई जाती हैं। तो हम लाइफ प्लान ऑफ यूनिवर्स में इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ की थीम है लाइफ इन द प्लान ऑफ यूनिवर्स, कि अगर यूनिवर्स को सामने रख के देखें तो लाइफ नामुमकिन है, क्योंकि जो कुछ सितारे सूरज के बहुत ज़्यादा दूर हैं तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी, और कुछ बहुत ज़्यादा करीब हैं जहाँ पे ज़िंदगी जल जाएगी, ठीक है। तो ज़मीन एक ऐसी छोटा सा रेत का ज़रा है जो एक नॉर्मल सूटेबल फिजिकल कंडीशन रखता है, नॉर्मल टेम्परेचर रखता है। मेन चीज़ टेम्परेचर, कि वहाँ पे लिक्विड स्टेट में ही रहता है, माय हालत में ही रहता है। तो ज़मीन जो अर्थ जो हम जानते हैं अर्थ, वो एक खिला का एक टुकड़ों में से एक टुकड़ा है जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। तो स्टूडेंट हमने जो 3 पैराग्राफ पढ़े उनमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, अपनी बुक्स पे बेशक निशान लगा लें। तो एक मुश्किल अल्फाज में से हमने पढ़ा था एक्सट्रीमली हार्ड का लफ्ज़ आया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर आया था वार्मथ, के तपिश, सूरज अपनी वार्मथ तो पोर कर रहा है, उडेल रहा है ज़मीन पे, तब पोर डाल रहा है, सूरज अपनी शुआएँ डाल रहा है। ऑर्गेनिज़म जिंदा वजूद, हम्बल मामूली ऑर्गेनिज़म से ज़िंदगी शुरू हुई। स्ट्रीम दायरा, ज़िंदगी का दायरा बढ़ता गया। स्ट्रेचेस वसअतें, फ्राइटनिंग खौफजदा करने वाली, यूनिवर्स फ्राइटनिंग क्यों है? सर्टेनिटी यकीन के साथ, हम वसूख से नहीं कह सकते, हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि ज़िंदगी ऐसा शुरू हुई, लेकिन करीब तरीन बात यही है। तो ये मुश्किल अल्फाज अपनी बुक्स पे ये निशान लगा लें।